और आइए अब आपको बताऊं कि जेल पहुंच गए हैं तौकीर रजा, जिनके बयानों ने यह हिंसा करवाई और लाठी चली। मौलाना भड़काते नहीं तो यह आलम नहीं होता। अभी जेल में। बरेली बवाल के बाद योगी के रडार पर मौलाना तौकीर रजा आ गए। तौकीर ने यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर तौकीर ने योगी को चैलेंज किया था कि मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खुला ऐलान कर दिया था। जुमे के दिन नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई। सैकड़ों मुसलमानों को नारेबाजी और पथराव के लिए उकसाया, लेकिन योगी सरकार ने दंगा कराने के प्लान को फेल कर दिया। बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने एक और वीडियो जारी किया। तौकीर ने गोली मारने और गिरफ्तारी की इच्छा जताई। कहा, मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दो। तौकीर बोले, मैंने नहीं, पुलिस वालों ने माहौल खराब किया है। यह हिंदू मुसलमान फसाद नहीं करा पाए तो मुस्लिमों पर लाठी चलवाई। साथ ही दावा किया, खुशी होगी अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए। योगी की पुलिस ने मौलाना तौकीर की यह इच्छा फौरन पूरी की। जुमे के दिन शाम को हिरासत में लिया और आज गिरफ्तार कर लिया। भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा को योगी की पुलिस ने जेल भेजा। तौकीर और 8 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। मौलाना तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरेली हिंसा मामले में 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। भड़काऊ बयान और उपद्रव के लिए भड़काने के आरोप में एक्शन हुआ। योगी बोले, मौलाना भूल गए कि यूपी में किसकी सरकार है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। लोगों की बुरी आदतों के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। बुरी आदतें ठीक करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कल बरेली में देखी होगी, ये योगी ने कहा। आप सुनिए जरा तौकीर रजा कैसे मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे थे और योगी क्या कह रहे हैं। जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। लोगों ने यह देखा है कि मुसलमानों ने अमन नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। और उसके बाद योगी की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, क्योंकि साजिश थी दंगा भड़काने की, साजिश थी माहौल बिगाड़ने की, पुलिस का दावा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। कल ही पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की थी, कई लोगों को हिरासत में लिया था। आज भी कई युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। क्यों पथराव किया था? हाँ भाई, क्यों पथराव किया था? सर हमने पथराव नहीं करा था, फिर खाने पे उठाया था। तो उस टाइम मौके पे हो गए, सीसीटीवी 6 बजे उठाया था। मैं लोग तो घर में थे, मैं और मेरा दोस्त है फरमान, हम लोग जा रहे थे कपड़ा लेने खाला करते। उससे पहले मौके पे नहीं थे ना, पथराव के मौके पे नहीं थे हम। हाँ भाई फरमान, क्यों पथराव किया था भाई? सरफराज नाम है मेरा, पथराव नहीं करा था सर। आपने? ना मैंने नहीं सर, मैं तो खुद खाने पे से उठाया था सर दोनों को, मुझे और फरमान को। मैं दुकान खुद खाने पे जा रहे थे हम लोग, सर बोले इधर आओ, पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया, जबरदस्ती घुसेड़ दिया। उसके बाद में यहाँ पे लिया। इस तरह की हिंसा के बाद क्या होता है? क्या तौकीर रजा ऐसे युवाओं को बचाएंगे जाकर? सीएम योगी
के निर्देश पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और योगी की पुलिस ने करीब 2000 उपद्रवियों पर एफआईआर की है। बरेली के 5 अलग अलग थाने में 10 मुकदमे दर्ज हुए। करीब 40 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। बरेली पुलिस बाकी उपद्रवियों की भी तेजी से तलाश कर रही है। हिंसा की तस्वीरें और वीडियो के आधार पर पहचान हो रही है। डीआईजी अजय साहनी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बरेली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा नहीं होंगे। बिना लिखित अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। बरेली के संवेदनशील इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है। यह एक्शन अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और जिनके लोग गिरफ्तार हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लियर कट मैसेज है, 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उसके लिए, तो हम इसको भी 100% यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि एक ऐसी नजीर बने कि आगे के लोग इस प्रकार की कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनके रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। नमाज पढ़ने गया था, बाहर से उसको गिरफ्तार करा गया और जो उसमें चलते हैं। वो अपनी नानी से मिलने आया था, नानी की तबीयत खराब थी, हार्ट मतलब उनको अटैक पड़ा था, तो उन्हें देखने आए थे, तो पुलिस ने घर में घुस के इन्हें उठा लिया। ये हमारा ही भाई है, ये शराफत में की दरगाह पे दुकान लगाया हुआ वो, तो उसको वहाँ से उठा के लेके आ गए हैं। हाँ, वहाँ से वो थोड़ा सा खाना लेने आया था अपना, तो उसको उठा के लेके आया। रात भर दुकान उसकी ऐसी लगी रही यहाँ पे, ना मिलने दे रहे हैं, ना खाने के नहीं दे रहे हैं, ना कुछ। और उसने कुछ भी नहीं करा। और 6:30 बजे की करीब मगरिब की बात है, उससे उस टाइम पे कौन सा झगड़ा हुआ जिस टाइम पे आप उठा के लाए उन्हें। बहुत लोग घायल हुए हैं सर, किसी का सर फटा, किसी का पैर पे चोट लगी है, चोट बहुत आई है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के खासतौर पर चोट आई है। अब सोचिए इस एक्शन पर तौकीर रजा जैसे लोग जो भड़का रहे थे, सड़कों पर बुला रहे थे, वो क्या करेंगे। न जाने कितने बेगुनाह और कितने ऐसे लोग जो परेशान होंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पेट्रोलिंग की है, सिक्योरिटी बढ़ा दी है जिससे कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दरगाह आला हजरत की, यहीं से तौकीर रजा भी जुड़े हुए हैं और यहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल यहां भी नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बड़ा खुलासा पुलिस का है, कहना कि जो भीड़ थी इसमें बहुत से उपद्रवी बाहर से आए थे, यानी भाड़े के लोग थे और हिंसा के मकसद से ही बुलाए गए थे। यानी ये हिंसा क्या पूरी प्लानिंग से हुई थी, यानी बड़े दंगे की साजिश थी क्या? पुलिस क्या कह रही? बरेली बवाल में बाहरियों के शामिल होने का शक है। डीआईजी अजय साहनी ने माना है कि बाहर से लोग आए थे। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत बवाल कराया गया। बरेली में हिंसक प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी थी। डीआईजी ने कहा प्लानिंग के तहत लोगों को बुलाया गया। सोशल मीडिया पर 3-4 दिनों से ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे। व्हाट्सएप के जरिए भीड़ इकट्ठा करने का दावा किया गया, यानी तौकीर रजा ने व्हाट्सएप पर बवाल की स्क्रिप्ट लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया, एक साथ कई ग्रुप में बल्क मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया। मौलाना ने पुलिस को नमाज से पहले चैलेंज किया था, कहा था अगर कुछ हुआ तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक 95% लोग नमाज पढ़कर जा चुके थे। बड़ी बात पुलिस कह रही है, 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए। उसके बाद कुछ शरारती लोगों ने नारेबाजी, पथराव और फायरिंग की। पुलिस को चाकू, खोखा, कारतूस और हथियार मिले। डीआईजी साहनी ने बताया कि इसमें बाहर से बुलाए गए लोग शामिल थे। अगर आपको याद हो, इसी तरह हिंसा का पैटर्न पहले कई राज्यों में देखा गया। नवंबर 2024 में संभल में हिंसा हुई, वहां भी बाहर से उत्पाती आए और गोलियां चलाई गई। हरियाणा के नूह में आपको याद होगा 2023 में बवाल हुआ, पहाड़ी के पीछे से गोलियां चला रहे थे लोग। बरेली में भी भाड़े की भीड़ बुलाकर हिंसा का पैटर्न दोहराया गया, यानी सामने कोई और पीछे से कोई और खेल कर रहा था। सुनिए जरा डीआईजी क्या कह रहे हैं।
इसमें अभी तक कुल 10 FIR पंजीकृत की गई है और उस सारी FIR में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। अब देखिए दंगे की साजिश थी, माहौल कैसे संभला। योगी के 2 कमांडो एक्शन में थे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं डीआईजी जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, अजय साहनी, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, अजय साहनी को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर है एसएसपी की। एसएसपी अनुराग आर्या जो कि घोड़े पर आपको नजर आ रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे थे, हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, असामाजिक और उपद्रवियों पर नकेल कस रहे थे। आइए आपको बताऊं योगी के दोनों कमांडो हैं कौन। देखिए जरा, बरेली में दंगा साजिश को पुलिस फोर्स ने नाकाम किया है। चंद घंटों में पूरे बवाल को खत्म कर माहौल शांत किया। इसके लिए योगी के 2 अफसरों की खूब चर्चा है। पहला नाम योगी के साथ जो आप देख रहे हैं, बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी। इनके नेतृत्व में ही उपद्रव को बढ़ने से रोका गया। बरेली डीआईजी अजय साहनी 2009 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं। डीआईजी साहनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। आईपीएस अजय साहनी ने करियर में करीब 52 एनकाउंटर किए। 1 लाख के नामी कुख्यात नायडू गैंग के सरगना का एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर को यूपी सरकार ने दुर्लभतम बहादुरी बताया था। 50,000 के नामी सुजीत सिंह का भी एनकाउंटर किया। पूर्वांचल के D9 गैंग को खत्म किया और बावरिया गैंग की कमर तोड़ी है। आईपीएस अजय साहनी को बहादुरी के लिए 3 बार राष्ट्रपति पदक मिला है। अगला नाम देखिए, बरेली एसएसपी अनुराग आर्या भी बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। अनुराग आर्या की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की, आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग जो इनकी शुरुआती हुई वो अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में रही। अनुराग की तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूट गई थी। यह था योगी के 2 हीरो कमांडो। सुनिए जरा योगी क्या कह रहे हैं। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। और यह सिर्फ बरेली में माहौल बिगाड़ना मकसद नहीं था। मऊ की तस्वीर देखिए जरा, मऊ में क्या हो रहा था। यह मऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मऊ में भी प्रदर्शन हो रहा था इसी तरह से जैसे बरेली में हो रहा था। और इस बीच पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था लाठी चलाने के अलावा, तो मऊ में भी पुलिस ने लाठी चलाई है। सिर्फ मऊ नहीं, इसका नजीर हर जगह देखने को मिल रही थी। दूसरे राज्यों में भी यही होने लगा था। क्या यह सुनियोजित था? यह बिहार के अररिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अररिया में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अररिया में उसके बाद हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। क्या ये किसी टूल किट का हिस्सा है? सवाल ये है। देश में देखिए अब कौन से बैनर पोस्टर गलियों, सड़कों और चौराहों पर लगने लगे।
आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? देखिए, कहीं आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, कहीं आई लव महादेव के पोस्टर लगे हैं और कहीं अखंड भारत का पोस्टर लगा है, तो कहीं हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगा है। क्या सियासतदानों ने हवा दी है? आइए आपको बताऊं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार को ताकत दिखाना उसकी कमजोरी है, सरकारें लाठीचार्ज से नहीं सद्भाव से चलती हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले सत्ता का मुखिया दंगाइयों से मिलकर खुश हो जाता था, अब ना सड़क पर जाम लगेगा ना ही शहर में कर्फ्यू लगेगा, बांटने वालों के लिए ही हमने बुलडोजर बनाया है। इकरा हसन कह रही है यूपी सरकार को संविधान की परवाह नहीं है, जनता एक दिन इनको मिट्टी में मिला देगी। योगी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि बहकावे में ना आए, सरकार सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से बीजेपी आरएसएस को दिक्कत क्यों है? यह नारा देश विरोधी लगा तो फिर वो मोहब्बत के खिलाफ। बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालना मंजूर नहीं, संजय निषाद ने कहा हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए हर कदम उठाएगी। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं यह धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर हमला है, अफवाहों को रोकने में नाकाम सरकार ने लाठीचार्ज कराया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। सवाल यही है, क्या सियासतदानों के बयानों ने भी माहौल बिगाड़ा है? सुनिए। बोलते अरे ये भड़काऊ भाषण देता जालिमों, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं लंदन की कानून की डिग्री मेरे पास है। जिस्म को मत देखो, दाढ़ी को मत देखो, टोपी को मत देखो, जबान से सुनो। पोस्टर लेकर के चलते समय आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा होती है, तब वह आपत्ति की बात हो जाती है और उसके खिलाफ हम देश को सावधान करते हैं। घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है ये दिन पर दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता कर। जो लोग जो है वो लब के नाम पर हेट के हारर हंगामे और हुड़दंग में डटे हुए हैं, वो जो है वो मुल्क, मानवता और मजहब के खिलाफ संयुक्त रूप से अपराध करने में जुटे हुए हैं। गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूँ। कोई जंग की तैयारी थोड़ी थी, और जहाँ पर मोहम्मद साहब के नाम की बात आएगी तो वहाँ पर सबसे पहली चीज होगी शांति और इंसानियत। ये समझ लेना चाहिए लोगों को। पुलिस की जो कार्रवाई थी, जो पूरी तरीके से देखने में लग रही है कि सरकार के दबाव में की जा रही है, वो बहुत ही गलत है। सुमैया राणा, ये धमकी की भाषा का प्रयोग बंद करो, वरना सैलाब तो आंसुओं का आएगा, क्योंकि कार्रवाई इतनी कठोर होगी कि आंसुओं के सैलाब में आपके सारे अपराध बह जाएंगे। हिम्मत भी मत करना। बरेली के अंदर ये हंगामा और पुलिस के डंडे बरसाने, इसका फायदा पॉलिटिकली कौन उठाएगा? जिसको राजनीतिक फायदा होगा, इसके पीछे उसी का हाथ नजर आता है। अब सोचिए जरा इसका हासिल क्या है। अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, किसी ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश नहीं की और उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये है, गिरफ्तारियां हुई युवाओं की। कानपुर में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई जहां से मामला शुरू हुआ, सिर्फ एफआईआर हुई है। लेकिन देखिए अलग अलग शहरों में गिरफ्तारियां हुई, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, कहीं 40 कहीं 50। तो अब सवाल यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है जिन युवाओं को जेल में डाल दिया गया? आई लव मोहब्बत कैंपेन मोहब्बत दिखाने के लिए था, लेकिन कई मौलानाओं ने भड़काकर बड़ा बवाल करा दिया। पूछा यह जा रहा है कि मुसलमानों को इसमें हासिल क्या हुआ? उपद्रव करने के चक्कर में लाठियां पड़ी और केस दर्ज हुए। अब अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस थाने और अदालतों में बार बार पेश होना पड़ेगा, जबकि युवाओं के लिए यह वक्त पढ़ने लिखने का था। भड़काऊ बयान और पोस्ट के लिए वो बहकावे में आ गए। भड़काऊ मौलाना के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। अब उनके परिजन थाने और जेल के बाहर गुहार लगा रहे हैं। यूपी के बरेली में हुए बवाल से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मौलाना ने अपने एजेंडे के लिए भीड़ को उकसाया? पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत सही है, पर उपद्रव कैसे जायज है?
मौलाना ने मुसलमानों को समझाने के बजाय भड़काया क्यों? अब सुनिए जरा, सुलझे हुए मौलाना और सियासतदान क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है। ये किसी सूरत में जायज नहीं है और इससे बचना चाहिए। मुसलमान बहकावे में ना आए, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आपको बोले या कोई किसी तरह से इकट्ठा होने के लिए आपको बोले, सोशल मीडिया पे आपको जुड़ने के लिए बोले, तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि देश के माहौल को खराब करने की साजिशें रची जा रही हैं। तमाम देश के मुसलमान से अपील करूंगा कि हमारे इन जज्बात का कोई नाजायज फायदा ना उठाए, कोई अपना पॉलिटिकल गेम ना खेले इस बुनियाद पर। इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें।